जिसमें जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है दैट इज ओनली 5 to 6%। ब्लैकआउट होने की वजह ये है कि जो जनरेशन का नंबर है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर एनर्जी मिक्स जो है वो अच्छा ना हो तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वक्त जो बॉटलनेक है वो हमारा वो कैपेसिटी से ज़्यादा अभी हमारा जो नेशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो बॉटलनेक है। पॉलिटिकल ग्राउंड पे स्टेबिलिटी होगी तो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नजर आएगी। हमारा सोलर का पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर 2900 गीगावाट्स, नॉट मेगावाट्स, गीगावाट्स। जामशोरो पावर प्लांट 740 मेगावाट 150 मेगावाट डिस्पैच देता है, तो उसको मैं 740 मेगावाट नहीं मानता। एक ग्रिड में अभी भी हमारा सिर्फ 6% जो है वो अल्टरनेट एनर्जी है, बाकी 94% जो है वो जो कन्वेंशनल एनर्जी है हमारी। 100 मेगावाट का आपने खर्चा किया, औसतन आपको हासिल क्या हुआ 20-22। वी नीड टू इन्वेस्ट, लेकिन ये कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। ज़मीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है तो ग्रिड फेडरल गवर्नमेंट देती है। अच्छा, उसके बाद सीपीपी आजकल अफोर्डेबिलिटी प्राइसेस को देखता है कि कौन सा प्रोजेक्ट मुझे लेना है नहीं लेना। उसके बाद रेगुलेटर जो है वो नेपरा है, तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं। जो इस वक्त हमारा प्रोसीजर है फॉर गेटिंग अ नेट मीटरिंग लाइसेंस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन, इट टेक्स 6 months 7 months। जिस दिन बैटरी बैक की टेक्नोलॉजी में कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें से बढ़ जाएंगी। बट फ्यूचर इज सर बैटरीज। अल्टरनेट एनर्जी उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। मैं हूं मुस्तफा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू फोरम। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक अहम मसले को लेकर, और वो मसला ये है कि पाकिस्तान में तवानाई का बहरान है। हम हर जगह इसकी शिकायत करते रहते हैं। तवानाई, एनर्जी क्राइसिस, ये वजूहात क्या हैं और अगर ये बहरान है तो इस बहरान का हल क्या है। अमूमन मीडिया में जब बात हो रही होती है तो ये कोशिश होती है कि हम बहरान पे बात करें, लेकिन इंजीनियरिंग रिव्यू ने ये फैसला किया कि हम बात करें अपने माहिरीन को बुलाकर इस पे कि अगर ये बहरान है भी तो इस बहरान से निकलने का हल क्या है, वो रास्ता क्या है, उस पर बात की जानी चाहिए। इंजीनियरिंग रिव्यू का एक छोटा सा तारुफ आपके सामने पेश कर दूं कि 1975 से या 49 साल तकरीबन इंजीनियरिंग रिव्यू को हो गया है पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत अंजाम देते हुए। और ये एक ऐसा इदारा है जो नजमुल हसन साहब ने जब कायम किया था तो उनके मुद्दा नजर यही था कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स के मसाइल को उजागर किया जाए, लेकिन साथ ही ये भी मकसद था कि पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग के शोबे से ताल्लुक रखते हुए जो मसाइल हैं उनका हल भी पेश किया जाए। और आज हम इंजीनियरिंग रिव्यू के प्लेटफॉर्म से IEB इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान के दफ्तर में मौजूद हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इसको अरेंज किया है। मौजूद हमारा ये है कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी पाकिस्तान इस क्राइसिस से कैसे बाहर आ सकता है। आज हम इसमें अपने माहिरीन से बात करेंगे और साथ में हमें यहाँ ज्वाइन किया है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से कुछ तलबा हैं जो अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ मौजूद हैं और वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं और उनका मकसद भी ये है कि वो एज ऑब्जर्वर यहाँ मौजूद होंगे और आखिर में सवाल जवाब का सेशन होगा। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से हमें हमारे जो नाजरीन हैं उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और मुमकिन है कि हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मसाइल का हल नजर आए जिसकी बुनियाद पर हमारी आवाम जो रोडों पे सड़कों पे नजर आ रही होती है वो उससे निकल के आए और वाकईतन मसला हल करने की जानिब सोचे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है महफूज काजी साहब। आप महफूज अहमद काजी साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ सिंध के। महफूज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। महफूज साहब के साथ हमारे बहुत मोहतरम सीनियर मौजूद है सैयद आसिफ महमूद साहब। आप चेयरमैन हैं नूरियाबाद के प्रोजेक्ट के। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में आप टेक्नो कैनेडिक के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं और आपका एक वसी तजुर्बा है इस हवाले से जिसपे हम आज बात करने जा रहे हैं। आप दोनों हजरात का हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन आपसे कुछ सीखें और यकीनन हम भी सीखेंगे आपसे। मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं सुहेल बशीर साहब। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। IEB के चेयरमैन हैं आप और आपके दफ्तर में भी सब मौजूद हैं। आपका शुक्रिया, आपने इसका अरेंज किया सारा और बहुत अहम टॉपिक है जिसमें हम चाहते हैं कि IEB क्या काम कर रहा है इस पर भी हम आपसे जानेंगे और हमारा असल में आगे क्या है मसाइल हल कैसे होंगे इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। सुहेल साहब के बराबर में हमारे साथ मौजूद है मंजूर शेख साहब जो कि इंजीनियरिंग रिव्यू के एडिटर हैं और इंजीनियरिंग रिव्यू की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो आज हम इंशाल्लाह यहाँ फोरम कर रहे हैं। सवाल का आगाज करने से पहले ये कहूँ कि हमारे पास जब हम तहकीक करते हैं तो जब बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है नहीं, पैदा किया गया है, या हम इतने नाअहल हो चुके हैं कि हम एनर्जी को जब बचा ही नहीं पाते और वो लॉसेस में चले जाते हैं। हम कहते हैं हमारी जो पैदावार है, जो हमारी प्रोडक्शन है वो ज्यादा है
हमारी जो जरूरत है वो कम है, लेकिन हम उसको शायद संभाल नहीं पाते। ये राय है, मैं चाहूंगा कि इस बारे में बात करें और स्टार्ट आपसे ही लेते हैं। महबूब साहब, ऑल्टरनेटिव एनर्जी ये हमारा टॉपिक है आज का। पाकिस्तान में जो हम अभी जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन क्या है, और क्या वो प्रोडक्शन हमारी जरूरत के मुताबिक नहीं है? पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से 43,000 मेगावाट्स, जिसमें जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है दैट इज ओनली 5 to 6%, और जो है तकरीबन 25-2600 मेगावाट के करीब है। जबकि पूरी दुनिया की आप इस वक्त देखेंगे कि दुनिया की ग्रिड्स दे आर इन ट्रांजिशन फेज। कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल से अब हम जो ट्रांसफर ग्रीन एनर्जी पे जा रहे हैं, और ये मजबूरी भी है कि एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे ज़्यादा होते हैं। अब यह है कि हमारा पेस जो है वो स्लो है। डेवलपिंग कंट्रीज देखें, अगर नॉर्वे को देखें तो अंदाजन 100% वो ग्रीन रिन्यूएबल्स पे आ रहे हैं, बल्कि वो अपने बराबर के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं, अपने जो बराबर के पड़ोसी मुल्क हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, लेकिन हमारा पेस तमाम स्लो है। गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं कि 20% हमने 2025 तक और 30% 2030 तक हमने अपनी ग्रिड में ग्रीन रिन्यूएबल्स का इंडक्ट करना है, फ्यूल्स को रिप्लेस करना है। लेकिन अफसोस है कि अभी भी हमारे ग्रिड में 65% जो है वो फॉसिल फ्यूल, इंपोर्टेड ऑयल्स और ये फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो सर्कुलर डेट है वो भी मिलियन से अब ट्रिलियन में आके। देखिए हमारे पास स्पेस तो बहुत है। जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास मतलब अल्लाह ताला की दी हुई तमाम वसाइल मौजूद हैं, तो फिर हम क्यों नहीं इस जानिब पर कदम उठा पा रहे? कहाँ नाअहली है हमारी? देखिए 2900 मेगावाट हमारा सोलर का पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, 2900 गीगावाट्स, नॉट मेगावाट्स, गीगावाट्स। हमारी डिमांड जो है वो 30 से 35 हज़ार मेगावाट है, 43,000 मेगावाट हमारी ग्रिड है। लेकिन ये है कि वही इंपोर्टेड फ्यूल्स की वजह से नाअहली नहीं है, लेकिन हमने रिप्लेस करना है। अपने जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके मुताबिक तो हमने ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जीज़ को लाना है। लेकिन एक्चुअल अगर देखें कि हमने पिछले 10 सालों में, हमारी 10 साल पहले 2013 में जाए तो हमारी ग्रिड जो थी वो 23,000 मेगावाट थी, टुडे इट इज़ 43। 20,000 हमने ऐड किया, लेकिन उसमें क्या ऐड किया हमने? वही इंपोर्टेड फ्यूल्स, LNG, कोल एंड मिनी थर्कोल इंडिजीनियस है, चीप भी पड़ता है, लेकिन ओवरऑल हमने इंपोर्टेड फ्यूल्स डाल के फिर अपने एक तरफ सर्कुलर डेट को बढ़ा दिया, दूसरी तरफ एनर्जी की प्राइस बढ़ा दी। एनर्जी क्राइस हमारे पास 20 साल से इस मुल्क में चल रहा है, 2001 से। लेकिन उस वक़्त क्या था, हमारे पास 18 घंटे 16 घंटे शहरों के अंदर भी लोड शेडिंग थी। उस वक़्त हमारा इशू था कि हमारे पास एनर्जी अवेलेबल नहीं थी, डिमांड सप्लाई का जनरेशन गैप था 8 से 10,000 मेगावाट का 20,000 की ग्रिड में। आज हमारी ग्रिड तो आ गई है, डिमांड सप्लाई गैप तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इंपोर्टेड फ्यूल्स की वजह से कास्ट जो है 50 कास्ट बढ़ गई है। तो अब हमारा एनर्जी में इशू है अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें ग्रीन एनर्जीज को ही जाना है, जहाँ पे कोई भी फसल फ्यूल हमारी जो प्राइसेस हैं वो हाई होती जाएंगी, और हमारे जो पब्लिक आवाम है वही इसको, ये इसी वजह से हमारे प्राइसेस आए हैं। जी बिल्कुल, तो उसमें ये जी ठीक है। मैं सैयद आसिफ महमूद साहब से भी शामिल करना चाहूँगा, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी ना। अच्छा, हम अभी जब हमारा मौजूद अल्टरनेटिव एनर्जी है, मैं पिछले दिनों जब तहकीक कर रहा था इसमें एनर्जी इस मौजूद के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आई कि यार हम तो बहुत अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के साथ हैं। हाइडल पावर हमारे पास हम जा सकते हैं, सोलर पे जा सकते हैं, हम विंड पावर पे जा सकते हैं। और जब बात करते हैं तो भारत में हम देखते हैं, भारत ने सोलर पार्क बनाए हैं बड़े बड़े, और अपने जो सहरा को इस्तेमाल किया है भारत ने, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम क्यों नहीं इतने बड़े प्रोजेक्ट लगा पा रहे? अच्छा, इसका सबसे पहले मैं महफूज साहब की एक बात पे एक स्लाइड कमेंट दे दूं कि हमारी जनरेशन इतनी ज़्यादा है और उसके बावजूद हम क्यों ब्लैकआउट्स हो गए मुख्तलिफ जगह। अब अगर जनरेशन इतनी ज़्यादा है तो ब्लैकआउट नहीं होने चाहिए, बड़ी कॉमन सा एक जहन में आता है। ब्लैकआउट होने की वजह यह है कि जो जनरेशन का नंबर है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। जामशोरो पावर प्लांट 740 मेगावाट 150 मेगावाट डिस्पैच देता है, तो उसको मैं 740 मेगावाट नहीं मानता। उसका नाम है 740, लेकिन प्रोडक्शन तो उसकी 150 है। तो 150, मैं मिसालन कह रहा हूँ, तो 150 दिन है। तो जो जनरेशन कैपेसिटी है वो बड़ा मिसलीडिंग नंबर है। उसमें ज़्यादातर पावर प्लांट्स वो हैं
जिन्होंने अपने थर्मल HFO वगैरह के यूनिट्स बंद कर दिए हैं, पार्शल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, या उस ज़माने के लगे हुए हैं जब एफिशिएंसी ज़्यादा हाई नहीं होती थी, तो जाहिर है बंद करना पड़े। ये तो कमेंट यहाँ पर हो गया। तो गोया जो जनरेशन कैपेसिटी है, जो नंबर आप टीवी पे मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज़ को लेते हुए बड़े ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में कहते हुए सुनते हैं, तो उससे इतने मुतासर ना हुआ कीजिए, वो बड़ी मिसलीडिंग नंबर है। अब जब इतने बड़े पड़ोसी मुल्क में भी इतना फ़रोग मिल रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं चंद एक लूँगा, बताऊँगा आपको। एक वजह तो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हार्मोनिक्स। ये आप सबको, इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं बच्चे, इनको समझ में आना चाहिए कि जब आप एक 100 मेगावाट का इंस्टॉल्ड विंड या सोलर लगाते हैं तो वो हर वक्त आपको 100 नहीं दे रहा होता। जैसे सोलर है, अगर आपने 100 मेगावाट लगाया तो साल में औसतन वो आपको मैक्सिमम 21-22 देगा, 18, 19, 21, 22। तो मसला क्या हो जाता है कि 100 मेगावाट का आपने ख़र्चा किया, औसतन आपको हासिल क्या हुआ, 20-22। तो गरीब ममालिक हमारे जैसे, जिनकी इकॉनमी बड़ी फ्रेजाइल है, वो इतने केपेक्स के मुताहम्मिल नहीं हो सकते, एक वजह। दूसरी वजह ये कि चलें आपने लगा लिया 100 मेगावाट का और 22% सोलर की यील्ड भी मिल रही है आपको, लेकिन वो 22% औसतन यील्ड देने वाला पावर प्लांट कभी 100 मेगावाट भी देगा, तो आपको पाइप, जिसको ट्रांसमिशन लाइन में उसको पाइप कहता हूँ, पाइप आपको 100 मेगावाट का ही लगाना होगा, क्योंकि कभी 100 मेगावाट भी जाएगा उसमें, तो उसके लिए ख़र्चा ज़्यादा आता है, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। क्या कि औसतन 20 मेगावाट आप ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन 100 मेगावाट वाला पाइप लगा हुआ होगा। ये गरीब मुल्क के लिए बहुत बड़ा खर्चा है। महफूज साहब इसको इत्तेफाक करेंगे। तो ये कैपेक्स जो है ट्रांसमिशन की और इंस्टॉलेशन की, ये हमारे जैसे ममालिक में ज़रा मुश्किल है। इसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा कि जगह वही है, बड़ी ज़बरदस्त सनशाइन है, चोलिस्तान का पूरा डेजर्ट पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे कि आपकी कैपेक्स का इंतज़ाम सही हो, इस तरह नहीं होगा जैसे कि हमारी सियासी और माशी सूरत हाल है, तो हर कोई इन्वेस्टर ज़रा परहेज़ करता है कि यहाँ तो मामला दिगरगू है, कुछ फ्रेजाइल मामला है, पता नहीं कल कौन सी हुकूमत है, आज कौन सी हुकूमत है, क्या झगड़े शुरू होने वाले हैं। तो कुछ हमारी मारूजी हक़ाइक़ ऐसे हैं जो कि आगे रोड के रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। तो ये वजूहात हैं, इनको जहन में बड़े अच्छे नंबर्स लगते हैं, और है भी प्रोजेक्ट्स। अल्टरनेट एनर्जी इज़ ए फैंटास्टिक, क्योंकि इसमें तकरीबन ऑपरेशनल कॉस्ट सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट है, फ्यूल तो है नहीं, अल्लाह ताला का प्रोवाइड किया हुआ है। हवा जो है वो भी अल्लाह ताला की, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर तो पा रहे हैं, बिजनेस का इशू नहीं है। 2017 से सोलर विंड के कैपेक्स कास्ट 80% बहुत पीछे आ गए। सोलर शुरू हुआ था बहुत पीछे। 1990 में, तो 50 रुपए, जी। 50 सेंट्स पे एक यूनिट आ रहा था, तो इंटरनेशनल मार्केट में अब 1.2 सेंट्स पे। जी, तो सोलर और विंड, ये ग्रीन एनर्जी में एक तो ये है कि फ्यूल कॉस्ट नहीं है, दूसरा कैपेक्स कास्ट इनके मोस्ट रिड्यूस्ड लेवल पर है, यानी किसी से कम्पीट ही नहीं कर सकते। इकोनॉमी ऑफ स्केल पे ऑटोमेटिकली ये चीज़ें वक्त के साथ साथ नीचे नीचे आती हैं। मैं चाहूँगा अपने प्रोग्राम में निशान आलम साहब भी शरीक हो चुके हैं, आपको नाम दे देता हूँ सर। हमारा गुफ्तगू चल रही है, हमारा मौजूद अल्टरनेटिव एनर्जी है, इंशाल्लाह आपसे भी बात कर रहे हैं। जी सर। आसिफ भाई ने एक बात की है ना, जो मेजर इशू है, डिपेंडेबिलिटी ऑफ द अल्टरनेटिव एनर्जी ऑन द सिस्टम, वो जो हार्मोन सिस्टम की बात करें, वो बहुत बड़ा, अच्छा उसकी वजह से बहुत सारे ये प्राइमरी सोर्स नहीं बन सकता। हाँ, वो ये एक इशू है, और ये ज़ाहिर है उनका भी इशू है, लेकिन वहाँ पे उनके पास इतना ज़्यादा वो है कि वो उनको, वो उन्होंने वो 22 के ऊपर जो है ना अपनी एब्सोल्यूट कैपेसिटी को मैनेज किया हुआ है। हम एब्सोल्यूट यानी कि ये कि अगर 100 मेगावाट का हमने अल्टरनेटिव एनर्जी की कोई सोर्स है, तो हम उसको ट्रीट तो 22 ही कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेबल तो वो 22 पे आकर रुक गई। किसी वक्त 100 भी देगी, लेकिन 22 के ऊपर ही आप अपनी सिस्टम, वरना आपके ब्लैकआउट्स तो पता नहीं क्या होंगे अगर आपके पास
दूसरे कन्वेंशनल या फॉसिल फ्यूल वाले या हाइडल वगैरह पावर उसके साथ जिसको हम एनर्जी मिक्स कहते हैं, अगर एनर्जी मिक्स जो है वो अच्छा ना हो तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अभी तक एड्रेस नहीं हो सकी है। और इस वक्त मैं मौजू से थोड़ा सा हटते हुए, इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा काम हो रहा है ना वो है एनर्जी स्टोरेज के ऊपर। बैटरी बैकअप। जब तक बैटरी और ये ही एक चीज़ है बैटरी बैंक, जिस दिन बैटरी बैंक की टेक्नोलॉजी में कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें से बढ़ जाएंगी कि आपके पास आपने एनर्जी प्रोड्यूस की, आपने अभी इशू मसला ये कि एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी डिस्पैच ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें बीच में बैटरी बैकअप जो है ना वो नहीं है, वो सिस्टम नहीं है अभी तक आगे, उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। वो सिस्टम दुनिया में नहीं है, हमारे पास नहीं। नहीं, दुनिया में नहीं है इस वक्त, दुनिया में इस वक्त इस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च प्रोडक्ट्स आई हैं, लेकिन अभी इस पर काम बाकी है। बैटरी बैकअप्स अवेलेबल है लेकिन वो उनकी प्राइस जो है ना Expensive। वो उस लेवल से नहीं है, एक्सपेंसिव है कि बंदा उसको फिर अफोर्ड कर सके। जैसे ही प्राइसेस हैं, मैं आपको बताऊं जापान में क्या होता है। जापान ऑफशोर पे है और वहाँ वो दिन के टाइम पे अपने ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी से जितनी भी एनर्जी जनरेट करते हैं 70 मेगावाट की उनकी बैटरीज हैं जहाँ स्टोर करते हैं नाइट में अपने ग्रीन पावर्स को, उसके बाद मॉर्निंग में उसको फिर यूज करते हैं, अपने ग्रिड को सप्लाई करते हैं। 70 मेगावाट को स्टोर करना कोई मजाक नहीं। 2013 में जब हमने विंड प्रोजेक्ट शुरू किए थे तो उनका कैपेसिटी फैक्टर 22 था। 2015 वाले प्रोजेक्ट्स में 31 हुआ, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, आज विंड टर्बाइंस का जो कैपेसिटी फैक्टर है वो 40-41 को टच कर गया। और सोलर विंड हाइब्रिड का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम अभी अपने सिंध सोलर प्रोजेक्ट में भी पायलट स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिबिलिटी करने जा रहे हैं। वो जो हमारी इनिशियल स्टडीज़ हैं उसमें से हमें ये रिपोर्ट मिली है कि वो 56% तक कैपेसिटी फैक्टर जा सकता है सोलर विंड हाइब्रिड के साथ, और जो कि एक थर्मल पावर प्लांट के बराबर इक्विवेलेंट है। तो टेक्नोलॉजीज डेवलप हैं, वी नीड टू इन्वेस्ट, लेकिन ये कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर्स वो आ सकें, और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हमने कैरी ऑन करना पड़ेगा। वरना अमूमन जो हमारा प्रोसीजर है उसमें देखा गया एक प्रोजेक्ट 2008 में जितने प्रोजेक्ट्स आए वो जाके 2015 में मटेरियलाइज हुए, फिर 2015 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए उसमें से कुछ 2022 में हुए, कुछ अभी पेंडिंग में है। 20 प्रोजेक्ट्स हम उसमें ये है कि कोई गवर्नमेंट के जो रेट टैपेजम्स होते हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऐसा है कि ज़मीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है तो ग्रिड फेडरल गवर्नमेंट देती है। अच्छा, उसके बाद CPP आजकल वो अफोर्डेबिलिटी प्राइसेस को देखता है कि कौन सा प्रोजेक्ट मुझे लेना है नहीं लेना। उसके बाद रेगुलेटर जो है वो नेपरा है, तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रब्ते कोऑर्डिनेशन वो इफेक्टिव नहीं है। कोई सेंट्रल बॉडी हो जहाँ पे डिसीजन हो जाए और उसमें अमल। ठीक है निशान साहब, आपको मौजूद आपने सुनी लिया, हमारी बातचीत हो गई। तो एक राय ये भी आती है कि जैसे साहब ने कहा या रघु साहब ने कहा कि हम इतने बड़े पैमाने पे हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता जी, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि हम सोलर एनर्जी जो मतलब एक घर की सतह पे या एक कॉलोनी की सतह पे, एक कस्बे की सतह पे अगर इसको बनाना चाहें, ऐसा मुमकिन नहीं है जी। देखिए, सोलर की सबसे जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो यही है कि आपको इसमें आप चाहें तो आपका जो इस वक्त जो बॉटलनेक है वो हमारा वो कैपेसिटी से ज़्यादा अभी हमारा जो नेशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो बॉटलनेक है। अच्छा, सोलर में आइडियल ये जहाँ आपने जनरेट किया वहीं आपने कंज्यूम किया, यू डोंट नीड टू यूज NTDC नेटवर्क। तो अब सोलर की प्राइसेस कहाँ ये $5 लाख पर मेगावाट हुआ करती थी, आज $3.25 लाख पर मेगावाट हो गई है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 50%। ठीक है, आप अफोर्डेबल भी हो गए। अफोर्डेबल होने की दो वजूहत है, एक तो सोलर की प्राइसेस डाउन हो गई, दूसरा ग्रिड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई, दुनिया भर में इंक्रीज कर गई। अभी भी कंपैरेटिव टू इंडिया और कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज हमारी इतनी ज़्यादा मतलब कंपैरेटिव रेट्स हैं ग्रिड के। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ग्रिड में अभी भी हमारा सिर्फ 6% जो है वो अल्टरनेट एनर्जी है, बाकी 94% जो है वो जो कन्वेंशनल एनर्जी है हमारी। ठीक है, अच्छा, अब आइडियल सिचुएशन यही है कि गवर्नमेंट इसको ईज करे कि जितनी बिल्डिंग्स हैं उसको सोलराइज पे प्रमोट करे। हमारा जो इस वक्त हमारा प्रोसीजर है फॉर गेटिंग अ नेट मीटरिंग लाइसेंस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन, इट टेक्स 6 months 7 months, और डिस्पाइट ऑफ रेगुलर फॉलो अप फ्रॉम डिस्कोज एंड नेपरा, फिर आप यू गेट अ लाइसेंस। अगर उसको ईज कर दिया जाए तो अभी हमारे पास बहुत ईजी है ये जो हमारा डिफरेंशियल है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, और वो इजीली कोप अप हो सकता है। देखिए, एक सिंपल सा मैं आपको एक नंबर बताता हूँ।
इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी रिक्वायरमेंट ऑन पेपर है, अच्छा एनटीडीसी अलग नंबर्स शाया करता है, नेपरा एक अलग नंबर शाया करता है, और जी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सही है, सबके अलग है, क्योंकि एनटीडीसी बोलता है भाई कहीं पे भी डिमांड शॉर्टफॉल नहीं है, मेरा नेटवर्क पूरा है, ठीक है, वो बोलता है। अच्छा अब देखिए 35,000 मेगावाट इस वक्त हमारे पास रिक्वायरमेंट है, और ये वो रिक्वायरमेंट है जो इस वक्त ऑन ग्रिड है। अच्छा इसमें 5,000 मेगावाट वो है जो इस वक्त कैप्टिव पावर जनरेशन है, जो इंडस्ट्री यूज कर रही है, जो ग्रिड पर है बट ग्रिड को यूज नहीं करती, ठीक है। तो ये हो गया 40,000 मेगावाट। तकरीबन 5,000 मेगावाट वो है जो ऑफ ग्रिड एरिया है। 45,000 मेगावाट इस वक्त पाकिस्तान की डिमांड है, ठीक है। इस वक्त जो हमारी जनरेशन कैपेसिटी वो 30,000 मेगावाट है, बट जिस तरीके से जैसे आसिफ साहब ने कहा कि वो चलते ही अपनी अंडर कैपेसिटी है और कैपेसिटी फैक्टर पे पूरे पे नहीं चलते, तो 22,000 मेगावाट आवर्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा अब मैं आपसे ये कह रहा कि अगर 45,000 अभी हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर सोलर जो है ना वो 1 किलोवाट 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो अगर मैं 40,000 डिमांड को मीट करने के लिए 40,000 इंटू 4 कर दूं, यानी 160 गीगावाट आवर्स अगर मैं इंस्टॉल करूंगा, तो पूरी हमारी कैपेसिटी जो है वो ऑल्टरनेट एनर्जी पे, सोलर पे शिफ्ट हो जाएगी। हमारी डिमांड पूरी ऑल्टरनेट एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा अब मैं कहता हूँ बहुत ही कंजर्वेटिव रहते हुए, मेरे पास भाई पैसा नहीं है, लोगों के पास फलाना मसले ढिकाना मसले हैं, 50% को मैं सोलराइज कर देता हूँ, यानी 160 का आधा 80 गीगावाट में सोलर की इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। मैं और कंजर्वेटिव रहता हूँ, मैं 25% कर देता हूँ। 40 गीगावाट अगर मैं इंस्टॉल कर लूँ तो मैं फिर भी अपनी डिमांड का सिर्फ 25% ऑन सोलर अचीव करूंगा। अच्छा आज तक पाकिस्तान में, क्योंकि हर साल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है सोलर में, पिछले साल 2023 में सब हर कोई अपना अपना नंबर देता है, बट तकरीबन 5 गीगावाट इंपोर्ट हुआ। 2022 में 3 गीगावाट हुआ। अब तक पूरे पाकिस्तान में कम्युलेटिवली 10 गीगावाट इंपोर्ट हुआ होगा। अब ये पिछले 10 सालों का नंबर है, ठीक है। डिमांड हर साल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्रिड प्राइसेस। तो अब अगर 10 गीगावाट पे मैं आज खड़ा हूं और मैं 25% को अचीव करने के लिए 40 गीगावाट पे जाऊंगा, तो अभी भी मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स कैपेसिटी मौजूद है, अभी भी, यानी इतना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। और इसका सिंपल आसान हल ये है कि अगर गवर्नमेंट ये सपोर्ट करे कि भाई जहाँ पे सोलर इंस्टॉल हो रहा है उसको ईज बनाए, उसके कोई इंसेंटिव जैसे दुनिया भर में दिया जाता है। अच्छा जैसे कि एग्जैक्टली कि आप अगर ग्रिड अगर आप सोलर से बेचेंगे तो आपको कम कॉस्ट पे आपको बेचना पड़ेगा। अच्छा जैसे कि सर इंडिया की बात कर रहे थे, आपने भी कहा पड़ोसी मुल्क, मैं आपको बता देता हूँ एक्सपो 2022 दुबई में हुआ, आप पूरी दुनिया ने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान के स्टॉल की भी बड़ी तारीफ हुई कि भाई पाकिस्तान ने बहुत अच्छा एग्जिबिट किया है, बड़ा अच्छा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मेरे व्यू से या मेरे विजन से या मैंने जो देखा, पाकिस्तान ने क्या एक्सपोज किया था, आप लोगों ने देखा होगा एक्सपो। पाकिस्तान ने ये दिखाया कि भाई हम मल्टी कल्चरल कंट्री हैं, हमारा डांस दिखा रहे थे, हमारे पास क्रिश्चियन भी हैं, हमारे पास हिंदू भी हैं, वर्सेस इंडिया का मैं आपको बताता हूँ, वर्सेस इंडिया का बताता हूँ। पता है इंडिया ने क्या एक्सपोज किया था? अच्छा हर मुल्क से आप निकलते हैं ना तो आपको एक इंप्रेशन लेके निकलते हैं, अच्छा इटली जो है ना भाई ये इसकी एक आइडेंटिटी, ये एग्रीकल्चरल कंट्री है, ये टेक्नोलॉजी कंट्री है। इंडिया से जब मैं निकला ना तो पता है मैं क्या इमेज लेके, इंडिया ने बोला कि वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिकल मैन्युफैक्चरर, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IT मैन्युफैक्चरर, एंड बाय 2030 we will be our production will be half through green energy, और by 2050 we will be carbon zero country, zero carbon, यानी टारगेट को अचीव कर रहे हैं, यानी बैक टू बैक हम हर चीज को जीरो कार्बन कर देंगे। अच्छा ऐसा हमारे पास कोई व्यू ही नहीं है, हमारे पास कोई व्यू नहीं, कोई टारगेट्स ही नहीं कि भाई इस साल हमें कितना सोलराइज करना है, अगले साल कितना सोलराइज करना है। तो पोटेंशियल है इस बार हमारे पास पाकिस्तान में। अब तक अगर हाइडल की बात करें तो सिर्फ हाइडल ही लगा लेना तो 50,000 मेगावाट की पोटेंशियल है। हम हाइडल में क्यों नहीं जा रहे? तो हाइडल लगा ले तो हाइडल की 50,000 मेगावाट की पोटेंशियल। इसके अलावा जिस तरीके से सर ने कहा, देखिए बेस पे है ना, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, बेस पे पूरी दुनिया में बहुत काम हो गया और पाकिस्तान में बहुत काम हो गया। बेस की पहले प्राइस होती थी $1 मिलियन पर मेगावाट, आज बेस आ गया $3 लाख पर मेगावाट पे। तो बेस की प्राइसेस भी बहुत एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हुई है। अच्छा और बेस ही सॉल्यूशन है, जिस तरीके से अभी सर ने कहा ना कि एक्चुअली हार्मोनिक्स का भी रेजोल्यूशन है। देखें एक तो आपको पावर कंडीशनिंग देगा,
आपको बेस्ट लगाएंगे, आपकी पावर कंडीशनिंग हो जाएगी, और फिर आपका वो जो फैक्टर है ना कि आपका ऑल्टरनेट एनर्जी वो 20% या 21% से ज़्यादा के कैपेसिटी फैक्टर नहीं है, वो आप अचीव कर लेंगे। क्या करेंगे, आप दिन में ओवर कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे, आप बैटरीज को स्टोर करेंगे, और बैटरी तो वही ना कि बैटरी स्टोर करने के लिए वो हमारे पास मसाइल ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? नहीं वो अब एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है। अब हमारे इतनी सबसे बड़ी बैटरी अभी रेयॉन ने 1 मेगावाट की पाकिस्तान में उन्होंने टेस्टिंग किया उसकी। जी दे आर वर्किंग ऑन। हाँ, अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ 3.5 मेगावाट में बैटरी स्केल पे नहीं, हम मतलब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थोड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्राइसेस कास्ट हाई। ये इंटरनेशनल आइटम्स हैं, वहाँ से बनते हैं, तो डॉलर में प्राइस आती है, जो अल्टीमेटली यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जब हमें एक यूनिट 15 रुपए में मिल रहा है और बैटरी हमें 30 रुपए में यूनिट पड़ रहा है, Exactly. हम उसको अभी नहीं करेंगे अनलेस की बैटरी भी शोल्डर पिन की तरह 20 और 15 पे आ जाए, तो फिर वो कॉमन यूज में भी आ जाएगी और खुद उसको एक्सेप्टेबिलिटी। आपके ग्रिड की ऑक्यूपेंसी भी बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, बट फ्यूचर इज सर बैटरीज। फ्यूचर बैटरीज। तो जब अभी बताया, कल जा भी रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं, हम दुनिया को जब देखते हैं, दुनिया से बात करते हैं, दुनिया की हम माजरत के साथ हम मांगने जा रहे होते हैं कि अलावा ज़्यादा हम हमारा खर्चा चला लो। ये जो मसाइल हैं, जो अवामी मसाइल हैं, इस पर हम बात क्यों नहीं कर रहे? दुनिया तो इस पर मतलब बहुत सारी जगहों पर हमारे साथ देख कर रही है ना कॉर्पोरेट, तो इस पर क्यों नहीं कर रहे? मसाइल जैसे आसिफ भाई ने एक बात कही थी ना, कुछ है टेक्निकल मसाइल हैं, कुछ है पॉलिटिकल मसाइल। अगर आप विदेश में अगर हम बात करें, आप दोनों का अमेलगेमेट कर देंगे, अच्छा अगर टेक्निकल चीज़ें वो पॉलिटिकल चीज़ों को कष्ट कर सकें, उनके ऊपर अपना असर रख सकें, तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिकल इशूज़ है। हमारे यहाँ सॉरी हम में से हर आदमी जब कभी प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं, हमारे जो डिसीजन मेकर है ना, वो तो टेक्निकली आप चाहे CDWP में जाए, एक्नेक में जाए, वहाँ पॉलिटिकल डिसीजन हो रहे होते हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं करना, इसको भी बांटना है, उसको भी करना है, ये भी करना है सबको। और फिर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा। जब ये कॉन्सेप्ट हो ना, तो उसके ऊपर चीज़ें निकलती नहीं आगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारी जो सबसे बड़ा रिसोर्स है ना, वो हमारी ट्रेन स्किल्ड मैन पावर है। और हम ज़ाहिर है आप कहानियाँ सुनते हैं, एमिरेट्स एयरलाइन को PIA ने बनाया, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट जितनी बड़ी एयरलाइन है, और खुद PIA का क्या असर हो गया कि वो आपके सामने है। वो PIA ऐसे नहीं खराब हो गई, PIA के अंदर टेक्निकल लोग थे, लेकिन उनको किसी तरीके से आपने ऑफशूट किया, वो सब फ्लाई कर गए बाहर। सारी दुनिया सारा अगर आप देखें, आप सऊदी अरेबिया या गल्फ को बनाने वाले सारे के पाकिस्तान के लोग थे। पाकिस्तान एक वक्त था कि जर्मनी को पाकिस्तान ने लोन दिया, और वो यकीन भी नहीं आएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें पॉलिटिकल विल जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ ये जो सारी बातें की हैं, किसी ज़माने में जो है जो कैपेक्स कॉस्ट थी चीज़ों की बहुत ही, आपने बीच में कहा कि हम हाइडल क्यों नहीं लगा लेते। हाइडल लगाना की बात करना बहुत आसान है, लेकिन हाइडल का जो एप्रिसिएशन टाइम और कैपेक्स कॉस्ट वो बहुत बड़ी है। अच्छा, हाइडल के भी अपने एक अलग इशू है। हमारे 16,000 मेगावाट है हाइडल प्रोजेक्ट PPI की उसको बिल्कुल कर रहा है। तो वो ये सारे मसाइल ऐसे हैं। हम हाइडल की बात करते हैं, हम विंड पावर की बात कर रहे हैं। नहीं, हम एक और हमारे पास इस वक्त जो मेजर हम इस वक्त मेरे ख्याल है, जो हमारे पास इस वक्त है ना, वो क्या कहते हैं ना कि इस वक्त जो हाथों में है, वो है हमारे पास थरकोल। देखिए थरकोल पे इस वक्त जो ना बहुत ठीक, मैं भी 15 दिन पहले जाने का इत्तेफाक होता था, वहाँ पे जो है ना सिर्फ पोटेंशियल है बल्कि प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स बड़े अट्रैक्टिव हैं वहाँ पे। और वहाँ पे अभी फ़िलहाल ज़ाहिर ट्रांसमिशन साइड का एक इशू है कि अगर आप हमारे यहाँ जो ये पावर है ना, इसमें होता है एक जो पावर को आप एक साइड पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, पावर भी जो है ना वो उसको आपको बैलेंस आउट करना पड़ता है, वरना नेगेटिव करंट जो है ना उसके इश्यूज एक आते हैं, जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें कि आप एक एंड पे नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी आपको चाहिए। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो है इस वक्त वो है, और वो इस वक्त
चीपेस्ट रिसोर्स है हमारे पास, और जिसका एप्रिसिएशन टाइम भी कम है जो हाइडल या उसके मुकाबले में। मेरा ख्याल है हम 2.5 से 3 साल में, वो तो वही थर्मल वाला केस है, और इस पर हम मेरा ख्याल है क्लोज टू 1000 प्लस जो है हम 3300 मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं और 2000 मेगावाट पे काम चल रहा है। और तो शेख साहब आप मुझे ये सारी बातें सुन रहे हैं और आप कुछ देख रहे हैं। हम जैसे कि सुनील साहब ने कहा कुछ मसाइल पॉलिटिकल हैं और कुछ मसाइल टेक्निकल। मैंने परसेंटेज पूछी थी, सुनील साहब ने दिया कितना, अगर हम बात करें कितने फीसद मसाइल जो हमारे वो पॉलिटिकल हैं, कितने टेक्निकल हैं। पॉलिटिकल को भी देखो, पीछे प्रोजेक्ट्स तो हम ही बनाते हैं ना, टेक्निकल प्रोसेस होके आते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए आते हैं। अगर हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो अपनी लोअर लेवल्स पे इतनी कि आगे जब प्रोजेक्ट्स आते हैं ना वहाँ पे डिसीजन मेकिंग उसमें भी ऑप्शंस तो हम लेके आते हैं फिर वहाँ पे। तो हमारा अगर नीचे लेवल पे ही अपना कंट्रोल हो, प्रूडेंट डिसीजंस हो, प्रूडेंट प्रोजेक्ट्स हो, जिनमें काम बात वही है ना कि जो डिसीजन मेकर हमारा असल में उनमें वो लोग होने चाहिए जो जो इसको समझ सकते हो। अलमिया ये होता है हमारा कि ये लॉन्ग टर्म इशू है, इसको सस्टेनेबल बेस पे वही प्लान बना के 10, 15, 20 साल का इंडिया या दूसरे कंट्रीज का है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास 3 साल आ गए, 4 साल आ गए, तो हम कहते हैं 4 साल में क्या कर सकते हैं, आइडल तो 8 साल में लगेगा, हम होंगे ही नहीं। तो इसीलिए भाई 4 साल वाले प्लान लेके कौमी सोच नहीं है ना, कौमी सोच नहीं, पॉलिटिकल अप्रोच है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल अप्रोच है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं बड़े अरसे से मेरा जो रिपोर्टिंग का और जो मेरा देखने का तजुर्बा है, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो असूली तौर पे हर डेवलप सोसाइटी में या हर जगह पे नज़र आती है जहाँ पे आप तरक्की या डेवलपमेंट देखते हैं। मिसाल पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द कंट्री। पॉलिटिकल ग्राउंड पे स्टेबिलिटी होगी तो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नज़र आएगी। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिस्ट जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 100% जो है वो एफिशिएंट प्लान बना ले, लेकिन किसी सोसाइटी में किसी मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है तो आपका वो इकोनॉमिक प्लान कामयाब नहीं होगा। इसी तरह वाइस वर्सा है, आपकी इकोनॉमी आपकी सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आती है और सोसाइटी और गवर्नेंस की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करती है। ये दोनों लाजिम मलजूम है। जब मैं सोसाइटी की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि सोसाइटी की स्टेबिलिटी जो है उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनकी बहुत ज़रूरत होती है। आपके सोसाइटी में एजुकेशन और दूसरे इनिशिएटिव्स के थ्रू एक लोगों के बीच में एक हम आहंगी, डिविजन्स बड़े तेज़ी से कम होने लगते हैं, लोग एक दूसरे को सुनते हैं, लोग एक दूसरे के लिए टॉलरेंट होते हैं, एक दूसरे की तरफ जो एटीट्यूड्स होते हैं उनको डेमोक्रेटिक अंदाज में देखा जाता है, डिस्प्यूट्स को डेमोक्रेटिक अंदाज में रिजॉल्व किया जाता है। सारी दुनिया की सोसाइटी उन्होंने सदियों के तजुर्बे के बाद ये स्किल सीखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं सीखेंगे, यकीनन सीखेंगे हम। अब ये है कि जब आस्ता आस्ता आपकी यकीनन सीखेंगे। मैं बताऊं कि हम सीखा भी है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। एक्चुअली हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी अट्रैक्ट कर रही होती हैं ना जहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा होता है। हमारी सोसाइटी में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपको ग्राउंड पे नज़र आएगी, बट सिंस दे आर नॉट जूसी, दे आर नॉट सम फैक्टर्स लाइक के अट्रैक्ट करते हैं। मिसाल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आप सोशल मीडिया पे फेंकते हैं, 200-400-500 लोग देखेंगे, उसके निस्बत में अगर आप ऐसी चीज़ देखेंगे जिसमें जो जूसी हो या जो वायरल हो गई तो आप देखेंगे कि वो मिलियंस में लोग देख लेते हैं। ये ह्यूमन साइकी हर जगह पे होती है। यहाँ पे मेरे ख्याल में कि इस चीज़ का कोई पॉइंट आएगा, क्योंकि आप गिरते गिरते नीचे भी एक बॉटम होता है जहाँ आप जाके लगते हैं तो फिर महसूस होता है नहीं यार इससे नीचे नहीं जा सकते। दूसरी बात है कि सारे फिगर्स जो मैंने देखे हैं या जो मैं डिस्कशन, मेरा ये ख्याल है कि 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अल्टरनेट एनर्जी उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है।
उसकी 2-3 बहुत बड़ी वजूहत है। अफोर्डेबिलिटी का मामला है सबसे बड़ा। दूसरा ये है कि आप क्लाइमेट चेंज के बैकग्राउंड में आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप ट्रेडिशनल बेस से, फॉसिल फ्यूल से आप एनर्जी जनरेट करें, क्योंकि आपके पास चॉइस ही नहीं है। आप कराची में कल से आप विंडी आपने मौसम देखा है जी। इससे पहले आपने देखा गर्मी और सर्दी कितना तेज़ी से चेंज हुआ। मैं 84 से यहाँ पे हूँ, बचपन से यहाँ से आ रहा हूँ। सोहेल साहब, हमने ऐसे मौसम सही नहीं देखे। हमारे पास चॉइस नहीं है, हम जहाँ पे बैठे हैं, और हमने इस क्लाइमेट को गंदा नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं वो हम हैं। दूसरा मामला ये है कि बिजली पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजली कंज्यूम करना बहुत बड़ा मसला है। आपने कितने मेगावाट बिजली जो है वो इंस्टॉल की और जनरेट कर रहे हैं, उसकी खपत कहाँ है? खपत सिर्फ ये नहीं है कि आपने ड्राइंग रूम में बैठ के और हमने यहाँ पे जले, मतलब उसकी ऐसी खपत जिससे आप उसकी कॉस्ट तो निकाल सकें। इफ़ यू डोंट हैव एनी इंडस्ट्री, आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आप इधर से आपका ग्राफ बढ़ रहा है आपकी जनरेशन का, और इधर से आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जो हम जो कहते हैं ना कि जी हम बैठ के 17% हम लोग वो दे रहे हैं, हम लोग बिजली है हमारे पास, लेकिन इंडस्ट्री नहीं है, खपाएगा कौन? इंडस्ट्री का मैं बताऊं कि रिसेंटली नेपरा दिसंबर या जनवरी की बात है, इंडस्ट्री वालों ने कहा कि जी हम लोग कोई तकरीबन 30-35-40% जो है बिजली हम कम खर्च करेंगे, इसलिए कि आपकी बिजली हमारे लिए अफोर्डेबल ही नहीं। जब आपकी इंडस्ट्री लेगी नहीं तो आपकी इंडस्ट्री आपकी बिजली जो है वो उसकी खपत नहीं है, और आपको वो देने ज़्यादा दे रहे क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, और आप उस एक्सपेंसिव बिजली से अगर आप कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहती, इंटरनेशनली आप कम्पीट नहीं कर सकते। सब इसी का था। ठीक। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सस्ती वाली, महंगी वाली, जल्दी चीज़ बनाने के हम आदी भी हैं एज अ नेशन। मिसाल के तौर पे इंडस्ट्री वाला कहता है कि यार मुझे ये चीज़ यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर करने की क्या ज़रूरत है, बड़ी मत्थीमारी है। मैं 5 साल से ऑल्सन्स के इलेक्ट्रोमेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसमें R&D का आई एम अ पार्ट ऑफ इट। सोहेल साहब, एक वेंटिलेटर जो है, जो इम्पोर्टेड वेंटिलेटर के निस्बत में उसकी कॉस्ट जो है वह 50% से भी कम होगी, उसको एक पुर्जे को स्टैंडर्ड्स पे रख के ड्रैप से इधर से कराते जान निकल गई है। उसके निस्बत में बाहर से मंगाओ, इंपोर्ट करो, और बड़ी जबरदस्त पैसा। हमारा सिस्टम पूरा शायद हमारे मुल्की निज़ाम या हम जिस हालात में जीने के आदी हो गए कि हम कोई चीज़ नहीं करने को तैयारी नहीं है, शायद ऐसा भी मसला है। या हम जिस तरह आपने कहा कि हम बाहर से आसानी के आदी हैं कि ठीक है मंगवाओ, अपना काम चलाओ। देखिए ना, चाइना का मार्केट में अगर इंडस्ट्री में देखें, चाइना कैसे, चाइना जो है उसने सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया को उसने कंट्रोल किया। अफ्रीका में जाए, यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, तो वहाँ पे भी चाइनीज, हम तो उनके नीबर हैं, हमारी तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी कम है। मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये जो हम बातें कर रहे हैं, हम मिसाल दे रहे होते हैं चाइना की, हम मिसाल दे रहे होते हैं जर्मनी की, हम मिसाल दे रहे होते हैं अपने दोस्त ममालिक की, लेकिन हम उनसे सीखते नहीं है। ये क्या वजह है? आप तो गवर्नमेंट में ना, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में हम सीखते क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं चाइना जिस मॉडल पे चाइना ने जिस पे काम किया, या चाइना जिस रास्तों पे चल के यहाँ तक पहुँचा है, हम क्यों नहीं जाते? मतलब इसके लिए कंबाइन है कि सबसे ज़्यादा किरदार, अगर आप इंडिया को जो हम मिसाल देते हैं कि इंडिया और हम तो एक थे पहले 47 से पहले, वहाँ सोसाइटी, वहाँ आप देखें कि रिन्यूएबल्स कैसे डेवलप हुए। 2006 में चाइना का जो एनर्जी पोर्टफोलियो था वो सिर्फ 3 गीगावाट था, जो एक साल में 2007 में 16 पे गया, फिर 18 पे 48 पे आया, 71 पे आया, और आज 2.25 लाख मेगावाट पे आ गया, जस्ट विद इन 10-15 ईयर्स। तो ये कि इंडिया में भी अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे तो सेक्टर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, सिविल सोसाइटी थी, जिन्होंने बैठकर ये टरबाइन जो पहले जब इंडिया ने बनाई, लोकलाइजेशन की सपोर्ट थी, लेकिन अपनी एक अदारे थे, IEP की तरह इंस्टीट्यूशंस थे, सिविल सोसाइटी थी, इंजीनियरिंग एसोसिएशन थी, जिन्होंने अपना रोल प्ले किया।
सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को भी जाहिर है गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइड जो स्टेक होल्डर्स मार्केट में बैठे हुए वो एडवाइस दे सकते हैं कि हाउ टू। ठीक है, चलिए हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं मेरा हमारे पास वक्त कम है और जाहिर सी बात है एक मुख्तसर वक्त में एक मुख्तसर बात ही हो सकती है। कोशिश यही है कि पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज को भी दुनिया के सामने लाया जाए। ये भी एक हकीकत है कि जब आप जैसे लोग यहाँ मौजूद होते हैं तो हमारे अच्छा एक तासुर होता है कि चलो कम से कम डिस्कस हो रहा है और कुछ उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ वैसे मौजूद है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्म, और जो मैंने शुरू में कहा था कि प्रोग्राम के आखिर में 10 मिनट देंगे अपने तलबा को कि अगर वो आपसे कुछ सवाल करना चाहें या इस हमारी जो डिस्कशन हुआ है कुछ तजवीज़ उनकी जहनों में आई हो तो वो ज़रूर जिक्र करें। अपना नाम बताइएगा और अपना डिपार्टमेंट बताइएगा और फिर आप जो भी बात करना चाहें। मेरा नाम ज़िशान अली है और मैं मौजू को प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन नहीं है, जैसे कि ज़िशान साहब की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि बैटरीज़ जो हैं वो फ्यूचर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैच है वो एक कंपनी रजिस्टर्स के साथ काम कर रहा है। मीन्स ये कि मैं डायरेक्टर और CEO हूँ हैज़ ई इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो हम स्टूडेंट्स ही और स्टूडेंट लाइफ में ही हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि कहा कि बहुत मुश्किल है इंपोर्ट कराना, ये कराना, वो कराना, ऐसा क्यों नहीं सोचते कि यहीं पे क्यों नहीं बन सकती। हम लोग लिथियम आयन बैटरीज बना सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ऊपर चली जाती है कि वो चाइना से इंपोर्ट करना ही हमें फिजिबल लगता है। यहाँ पे ग्राफीन्स हैं, यहाँ पे लिथियम आयन हैं, पहाड़ हैं यहाँ पे लिथियम आयन के, तो उससे क्यों नहीं बना सकते हम लोग। एक साहब ने कहा कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 20 मेगावाट के सप्लाई मतलब के सपोर्ट कर रही है और वो जो जनरेशन है वो 100 मेगावाट है। तो यहाँ पे किसका फॉल्ट है? क्योंकि यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं क्या वो सही नहीं है, या फिर जो ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करना है वो सही नहीं है। तो ये मेरा सवाल है और होपफुली के कोई आंसर है। ठीक है, महबूब साहब हमने जी प्लीज़ एक्चुअली देखें 100 मेगावाट जो होता है ना सोलर अब 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे चलता है, जिसकी एक्चुअल लाइफ जो हम कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्ट में वो 6 घंटे यूज़ करते हैं। तो यह है कि 100 मेगावाट जब लगा तो अगर सुबह को 11-12 बजे सन अपनी फुल स्विंग में है तो वो तो 100 मेगावाट जनरेशन देगा। लेकिन 4 बजे के बाद सूरज जो मूव कर रहा होता है तो इसकी एनर्जी की जो यील्ड होती है, एक होता है पावर, एक होता है एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क और दूसरा है एक्ट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर तो हमारा 100 मेगावाट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो एनर्जी है वो आएगी उसकी यील्ड 22%। अगर हम इसी तरह न्यूक्लियर को अगर देखें, न्यूक्लियर को अगर आप देखें तो न्यूक्लियर प्लांट जो स्टार्ट होता है ना उसकी जो येलो कैप को चलाने के लिए हमें 2 दिन लगते हैं, उसको अगर हम बंद करेंगे तो फिर स्टार्ट में हमें 4 दिन और चाहिए, तो वो कंटिन्यूस चलता है, तो उसका कैपेसिटी फैक्टर 100% होता है। इसी तरह थर्मल प्लांट में आपको शेड्यूल मेंटेनेंस होती है साल के अंदर, तो हर प्लांट का साल के अंदर एक कैपेसिटी फैक्टर होता है। जो विंड वालों का जो था एफिशिएंसी कम थी, 22 था, 31 था, जो अब 41 तक आ चुका है। इसी तरह सोलर जो है 24 घंटे में 100 मेगावाट कितना जनरेट कर सकता है? पहला क्वेश्चन। अगर 100 मेगावाट 24 घंटे सूरज हो तो सूरज तो 24 में से 6 घंटे है, तो 25% तो ये आ गया, प्लस हमारी शेड्यूल मेंटेनेंस मिलाएंगे तो ओवरऑल जो उसका एनर्जी यील्ड है दैट इज 22%। ये फॉल्ट नहीं है, ये टेक्निकल कैपेबिलिटी है, जिसको हम एक कहते हैं 100 मेगावाट इज कैपेसिटी, कैपेबिलिटी ऑफ यील्ड वो है कि राउंड द क्लॉक 24 आवर्स में 22 मेगावाट्स की, और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, दिस इज टेक्नोलॉजी। बल्कि हमारा मखाल है 6 घंटे, वहाँ का तो विंडो और छोटा है, यूरोप का विंडो तो और छोटा है, और छोटा है, और छोटा वो तो सनी ब्राइट है बनाते जब सूरज होता है। तो अगर हम सोलर को ना लें, तरबेला डैम है, हमने रिसेंटली एक क्लास दी है जिसमें सर ने हमें पढ़ाया कि जो तरबेला डैम है वो 5000 प्लस किलोवाट जनरेट कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट इतना नहीं मतलब कि कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, मतलब वो तो देखो कैसी है कि वो पूरा नहीं भेज पा रहे। ट्रांसमिशन लाइन तो जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही लगा देते हैं जी, लेकिन तरबेला डैम में अगर आप देखेंगे 5200 मेगावाट है। अब इसकी कैपेबिलिटी आप देखें कि मार्च में जब पहाड़ों पे बर्फ पिघलती है तो राउंड द क्लॉक हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमारे हाइडल प्लांट्स फुल कैपेसिटी में चलते हैं। 5200 है तो 5200 चल रहा है। आजकल अगर सर्दियों में आप देखेंगे कोई बर्फ़ नहीं है, जो वाटर स्टोरेज है उसको हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए जितना वाटर रिलीज़ करते हैं उतनी बिजली जनरेट करते हैं। तो अगर आज दिसंबर फरवरी में आप देखेंगे तो 5200 तो इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन आज अगर देखेंगे तो उसकी कैपेबिलिटी 1400 मेगावाट मिलेगी, 1500 वो भी इरिगेशन की पावर। जब क्योंकि डैम जो हमारे बने हुए हैं
उनका पहला पर्पस तो है कि इरीगेशन के लिए वाटर से स्टोरेज है। सेकंड पर्पस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो जब इरिगेशन डिपार्टमेंट की डिमांड आती है कि जी आप हमें इतना मिलियन एकड़ फीट पानी चाहिए, तो उस पानी को वो टरबाइन से गुजारते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके फिर पानी आ जाते हैं। तो जब पानी की डिमांड नहीं होगी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होगी, क्योंकि वाटर सेविंग भी हमारा एक इशू है। ठीक है, और कोई सवाल? मैं छोटा सा एक और मजीद सवाल करना चाहूँगा। और भी आपके साथ दो बैठे चलिए आप सवाल करें। बीइंग अ स्टूडेंट, जब हम मतलब कि एडमिशन दिया तो हमें बोला गया कि जॉब्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट वो कहते हैं कि हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है। तो इन दोनों बातों के बीच में कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है? क्या आपकी नज़र में हम लोग जो बैच है वो बहुत अच्छा चल रहा है? क्योंकि मैं बिल्कुल जॉब को सपोर्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ अपना काम करो, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर भी रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है कि इंजीनियर्स को कैसा होना चाहिए, और आपकी किस इंजीनियर की नीड है आपको? कुछ हमारे रेगुलेशंस का भी मसला है। हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उसका क्या ऑप्शन है कि क्या जॉब का मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं? इंजीनियरिंग है उसकी प्रायोरिटी, या उसकी प्रायोरिटी जो है वो प्रॉफिट है। सही, ठीक है ना। बाहर दुनिया में हमारे रेगुलेशंस स्ट्रांग है, जिसकी वजह से अगर आपने इंडस्ट्री ओपन की है तो आपने इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन है, 4 इंजीनियर आपने रखने हैं। जी, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि भाई कौन है यार, वो है ना, वो शेरशाह से ले आओ। तो फिर ये नहीं, क्वालिफिकेशन हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं देखता कि ये भी इंजीनियर है, वो कहता है यार इसको काम आता है, जो वो मिस्त्री, जो मैकेनिक, जो मजदूर जिसको काम आता है वो रखते हैं उसको। और दूसरा, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को थोड़ा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि एकेडमी इंडस्ट्रियल लिंकेज कम है। वो ये कि अगर किसी की मोटर ख़राब हुई ना 20 हार्स पावर की, तो वो बोलेगा नहीं इतने की आएगी, इतने की, आप जाओ शेरशाह से 30 हार्स पावर की लगा देगा सर, चल रही है ना। इंजीनियरिंग का रोल आया वहाँ पे, वो जो जूनियर्स बैठे हुए सेठ ने भी देख लिया कि जी वो जो लाख की मोटर आ रही थी ये 40,000 में ले आया, सेविंग हो गई। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन, ये हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, एकेडमी, इंडस्ट्रियल लिंकेज। इसीलिए कहते हैं कि आजकल जो HEC ने भी दिया है कि ये होना चाहिए। इंटरेस्टिंग फील्ड है, इसमें एक अलग अलग से ये अलग मौजूद है। जी, आप लोग और कोई बात करना चाहें? जी, जैसे आपने कहा कि जापान में 70 मेगावाट पर डे रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी स्टोर की जा रही है, तो वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी है या फिर कौन सी एडवांसमेंट है जो हम यहाँ पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं उसको? उनके पास पैसे हैं ना बैटरी की अफोर्ड करने की, पैसे की टेक्नोलॉजी है। गिरिड के पास, हमारी NTDC के पास पैसे नहीं है। यूनिट उसको फिर नेपरा से वो टैरिफ चाहिए, इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। तो कोई जैसे ही बैटरी की रेट कम होगा, आपको याद है जब मोबाइल आए थे आज से 25 साल पहले, 1,00,000 1,50,000 का मोबाइल होता तो फिर कोई बड़ा आदमी होता था जिसके पास मोबाइल होता था, और वो दिखाता था सबको यूं लगा के कि देखो मोबाइल है। अब हर किसी के पास है। अब हमारे चौकीदार के पास भी है, सफाई वाला जो भी है उसके पास भी है मोबाइल। तो ये है कि मार्केट ने खुद कास्ट जब रिड्यूस हुई तो खुद दिखाना में, तो ये बैटरीज की भी जैसे जैसे कास्ट रिड्यूस हो रही है तो ये खुद आ रही है। पॉजिटिव साइड ये है कि पाकिस्तान में हम पीछे नहीं है। पाकिस्तान में जब पहला विंड पावर लगा था जोरू का, तो वापडा वाले उसको लेने को तैयार नहीं थे पावर। मुझे उस वापडा के जनरल मैनेजर का बयान था कि मैं तो इसको अपने ग्रिड पे लाके नैब में नहीं जाऊंगा, इतनी महंगी भी, वो तो उसको महंगी लग रही थी ना, तो इतनी महंगी बिजली लो, मुझे तो इतने की, मुझे तो 8 रुपए का यूनिट मिल रहा है, मैं 15 रुपए वाला यूनिट कैसे ले लूं? मैं तो मुझे तो लटका देंगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, कंडीशन एनवायरनमेंट हुआ है। विंड के पीछे ज़रा पॉलिसीज बनी और वो बनी, और उसके बाद अब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो लगा रहे हैं। फौजी वालों ने भी लगा लिया पूरा का पूरा। और ये आप जमपीर पे तो आप जाके देखें तो देखकर आए वहाँ पे, देखकर आए, जमपीर गया हूँ मैं अभी। जी, आखिरी सवाल बस। जी सर, जैसे आपने कहा था कि हम लोग 100 मेगावाट का जो ट्रांसमिशन लाइन लगा, अच्छा, आप लोग का तारुफ नहीं करा रहे, बात कर रहे हैं। मेरा नाम हसन है और मैं से मिस्टर हूं मौजूद। जैसे 100 मेगावाट की आपने कहा वहाँ से जाएगी तो 22 मेगावाट की, और कभी ना कभी वहाँ से 100 जाएगी। लेकिन अगर हम लगाएं 22 मेगावाट का तो उससे तो हमारे पैसे ही बचेंगे। तो 22 का फिर कैपेसिटी फैक्टर 20%, एनर्जी यील्ड जो है ना वो 20% होगी। 22 लगाएंगे तो 4 मिलेगी। देखें, आप घर में एक बल्ब लगाते हैं 100 वाट का, ठीक है, क्या 24 घंटे चलाते हैं? अगर ये 24 घंटे चले तो आपका एक यूनिट चलाए 1 घंटे में, लेकिन आपकी डिमांड होती है मगरिब से लेकर रात 11 बजे तक, तो आपका कैपेसिटी फैक्टर कितना हुआ? ठीक है ना, उस बल्ब की लाइफ जो है ना वो 8000 आवर्स है,
ठीक है ना, 6 आवर्स के हिसाब से वो 4 साल की जगह आपका 16 साल चलेगा, क्योंकि आपकी कंजम्पशन उसकी कम है। तो इसी तरह हर प्लांट की जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन फैक्टर उसका कम होता है कि सोलर पैनल तो लगा हुआ है लेकिन रात में सूरज नहीं है, तो वो इनफेक्टिव है। 6-7 घंटे उसका इफेक्टिव लाइफ है, जिसमें रोज़ाना वो अपना टाइम देगा। ठीक है, बस हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ मेहमानों का, अपने हस्बैंड का। हमने जो गुफ्तगू की इसमें सबसे अहम बात जो मेरे हमेशा से मेरे फोरम में रहा है, मेरी कोशिश है ये मीडिया में हमेशा रहते हुए कि हम पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का भी दिखाएं लोगों को। और जब हमारे नौजवान बहुत मायूस हो रहे होते हैं कि पाकिस्तान में कुछ हो नहीं रहा, तो हम ऐसे माहिरीन को बुलाएं, उनसे बात करें और वो बताएं कि नहीं पाकिस्तान में बहुत कुछ हो भी रहा है। हम देखते हैं कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो सूरत थी वो आज नहीं है, बहुत कुछ चेंज आया है, बहुत कुछ बेहतरी आई है। ठीक है, बेहतरी की और बहुत गुंजाइश रहती है हमेशा, लेकिन बेहतरी आई है, लोग काम कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक मतलब फिर IEP का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और आप तमाम मेहमानों का कि आप लोगों ने यहाँ शिरकत की। उम्मीद है कि इस इवेंट से हमें यकीनन हमारे लोगों को सीखने को कुछ मिलेगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा कि इंजीनियरिंग रिव्यू फोरम से आपने क्या सीखा। इंशाल्लाह इस फोरम को हम एडिशन की शक्ल में भी लाएंगे, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि किसी और ऐसे टॉपिक पे बात करने की जरूरत है जो इंजीनियरिंग रिव्यू फोरम पे लाया जाए, तो उससे भी हमें आप आगाह कीजिएगा, ताकि हम आपके मुताबिक उस टॉपिक को लेकर आए, उन मेहमानों को लेकर आए और आपसे मुतारिफ कराएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।